अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक। आज हम थॉमस फिनी का चैप्टर नंबर 14 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है बड़ा मजे का पार्शियल डेरिवेटिव। इससे पहले हमने प्रीवियस चैप्टर में सिर्फ डेरिवेटिव को डिस्कस किया। कोई भी हमारे पास फंक्शन होता था जो कि एक सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा होता था। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये एक ऐसा फंक्शन है जो एक सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल x पर डिपेंड कर रहा है। जब हम इसका डेरिवेटिव लेते थे जिसको हम इस तरह से लिखते थे d ओवर d ऑफ x इज इक्वल टू 2x, तो इसको हम कहते थे कि ये सिंगल, इसको इस फंक्शन का नाम क्या होगा, ये सिंगल वेरिएबल फंक्शन है। यानी कि ऐसा फंक्शन जो एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा हो उसको हम सिंगल वेरिएबल फंक्शन कहते हैं और उसके डेरिवेटिव को सिंपल डेरिवेटिव कहते हैं। लेकिन यहाँ पर साथ कोई चीज नहीं मिली है जिसका नाम है पार्शियल। तो पार्शियल क्या है? अगर हमें यहाँ पर तो क्या होता था कि हमें एक सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल गिवन होता था, लेकिन यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, हमें फंक्शन एक ऐसा मिलेगा जो इन दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एफ ऑफ एक्स है वाई जिस पर डिपेंड कर रहा है और वो है इज इक्वल टू एक्स वाई। तो ये हमारे पास ऐसा फंक्शन है जो डबल वेरिएबल फंक्शन है, यानी कि दो वेरिएबल पर जो है वो डिपेंड कर रहा है। अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना हो, यानी कि d ओवर इसका डेरिवेटिव लेना हो, तो अब हम क्या करेंगे? तो अब डेफिनेटली हम इसका तरीकाकार ये होगा कि हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? पार्शियल का मतलब ये होगा पहले हम इसको x के लिहाज से डेरिवेटिव करेंगे, फिर हम इसको y के लिहाज से डेरिवेटिव करेंगे। तो ये इस तरह से इसका हम पार्शियली डेरिवेटिव करेंगे। अब पार्शियल डेरिवेटिव को कैसे लिखेंगे? पार्शियल f ओवर पार्शियल ऑफ x, यानी कि इसका पहले x के लिहाज से जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो y जो होगा वो एज अ कांस्टेंट कंसीडर किया जाएगा और x को डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है। जब हम इसी फंक्शन का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू y लेंगे, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रेस्पेक्ट टू y, तो क्या होगा कि x जो है हमारे पास, x जो था हमारे पास वो क्या होगा, एज अ कांस्टेंट काउंट होगा और y का डेरिवेटिव क्या होता है 1। तो ये था हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है। यानी कि अब हमारे पास एक ऐसा फंक्शन आ जाए जो एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, तो जब हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं तो हम पार्शियल डेरिवेटिव का सहारा लेते हैं। इसके बाद पार्शियल डेरिवेटिव का थोड़ा सा रिव्यू देने के बाद अब हम चलते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। ये वही चीज है कि हमारे पास एक फंक्शन है जो कि क्या कर रहा है, सेवरल वेरिएबल्स का है, यानी कि उसमें n वेरिएबल्स है, n वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रहा है। अब हम इसको पढ़ते हैं साथ साथ और इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या है कि रियल वैल्यूड फंक्शंस ऑफ सेवरल इंडिपेंडेंट रियल वेरिएबल आर डिफाइंड। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा कंसाइज करके आपको समझाना चाहूंगा कि हमारे पास क्या होता था, यहाँ पर एक होता था, एक सेट होता था, यहाँ पर भी एक सेट होता था। तो यहाँ पर हमारे पास फंक्शन डिफाइन होता था। अब यहाँ पर क्या है कि सपोज दी इज अ सेट ऑफ n टपल्स रियल नंबर्स। अब ये हमारे पास n टपल्स को समझते हैं पहले। अब यहाँ पर ये क्या है, ऑर्डर पेयर है, ये क्या है, x y z पर है, यानी कि 3 वेरिएबल्स हैं तो इसको हम ट्रिपल कहते हैं। अब इसी तरह 4 है तो उसको हम क्वाड्रो टपल्स कहेंगे। अगर हमारे पास इस तरह के n टर्म्स हैं, ठीक है, n टर्म्स हैं, उसको हम कहेंगे n टपल कहेंगे। अब यहाँ पर क्या है, पढ़ते हैं। सपोज दिस इज अ सेट ऑफ n टपल्स ऑफ रियल नंबर्स, यानी कि n टपल्स रियल नंबर्स का एक सेट है। अ रियल वैल्यूड फंक्शन, जो फंक्शन उस d पर डिफाइन है, इज अ रूल दैट असाइन यूनिक रियल नंबर। ठीक है, तो क्या करेगा, वो जो फंक्शन है वो क्या करेगा, d के हर एलिमेंट को x1, x2, xn को भी क्या करेगा, एक रियल नंबर के साथ असाइन करेगा। ऐसा जो फंक्शन होगा उसको हम क्या कहेंगे, रियल वैल्यूड फंक्शन।
यानी कि फंक्शन असल में क्या करता है कि एक सेट के एलिमेंट को दूसरे सेट के एलिमेंट पर क्या करता है उसको असाइन करता है, ऐसा फंक्शन। तो यहाँ पर क्या है कि डी हमारे पास n टपल्स हैं, उसमें n एलिमेंट्स पड़े हैं, तो इसमें हर एलिमेंट्स को एक रियल नंबर के साथ वो क्या करेगा, उसको मैप करवाएगा, उसको हम क्या कहेंगे, रियल वैल्यूड फंक्शन। टू ईच एलिमेंट इन डी द सेट डी इज अ फंक्शन कॉल्ड डोमेन। तो वो क्या कराएगा, जो सेट था n टपल्स का उसको हम कहते थे डोमेन। यहाँ पर जो सेट होता था, यहाँ पर भी सेट होता था, यहाँ पर ये फंक्शन डिफाइन होता था, इसको हम डोमेन कहते थे, इसको रेंज कहते थे। तो यहाँ पर क्या है, डी है, तो डी को हम क्या कहेंगे, डोमेन। ओके हो गया। द सेट w वैल्यूज टेकन ऑन बाय f इज अ फंक्शन रेंज। अब यहाँ पर जो सेट होता था, एक यहाँ पर होता था इसका, यहाँ से हमने कोई एलिमेंट उठाया, उस पर फंक्शन f लगाया, यहाँ पर हमें जो मिला इसको हम कहते थे रेंज। ठीक है, तो यही चीज वो बता रहा है कि ये जो फंक्शन है इसको हम डोमेन कहते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं, जो कि फंक्शन डिफाइन कर रहा है। तो अब जो रेंज था, यहाँ पर जो सेट है, इसके तमाम वैल्यूज का सेट जो होगा उसको हम w से डिनोट कर रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे, रेंज का सेट। द सिंबल w इज द डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ f। तो ये f के डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, यानी कि अब यहाँ पर डेफिनेटली क्या कर रहा है कि यहाँ पर डोमेन है, यहाँ पर रेंज है, तो ये जो रेंज है इस पे डिपेंड कर रही है। यहाँ पर डोमेन क्या है, डोमेन हमें मुख्तलिफ मिलती जाएगी, तो जो हमारी जो रेंज होगी वो भी चेंज होती जाएगी। मैं आपको एग्जांपल दे देते हैं आपको। हमारे पास फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर। ओके हो गया, यानी कि इसको हम y भी लिख सकते हैं। अब इसका आप जो है यहाँ पर टेबल बना लें, यहाँ पर हमने x डालना है और यहाँ पर हमें f ऑफ x मिलना है। तो यहाँ पर x जो भी अब 1 डालें तो हमें क्या मिलेगा, 1, 2 डालें तो हमें 4 मिलेगा, 3 डालें तो हमें 9 मिलेगा। तो इसका मतलब क्या कर रहा है, ये वाली जो चीजें हैं, ये वाली चीजें इस पर डिपेंड कर रही हैं, यानी कि हमारी जो रेंज है वो डिपेंड कर रही है किस पे, डोमेन पे। तो यही बात वो समझा रहा है कि ये वाली चीजें जो हैं ये इंडिपेंडेंट है किस पे, डोमेन पे, इंडिपेंडेंट। अच्छा, f is said to be function of n independent variable x1 to xn। तो ये क्या कहलाएगा, जो फंक्शन डिफाइन था, जो d के एलिमेंट यानी कि n टपल्स को रियल नंबर पर मैप करवा रहा था, उसको हम क्या कहेंगे कि ये वो फंक्शन है, इसका n इंडिपेंडेंट वेरिएबल x1 to xn तक, यानी कि जो भी उसमें जितने d में एलिमेंट्स होंगे उसका वो क्या कहलाएगा, n इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। We also called xj's the function input variables and called w the function's output variable। तो डेफिनेटली हम पीछे भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि यहाँ पर क्या होता था, डोमेन का सेट होता था, यहाँ पर रेंज का सेट होता था, यहाँ पर ये फंक्शन डिफाइन है हमारे पास, ये डोमेन है और ये हमारे पास रेंज है। तो क्या कहलाता है, ये क्या कहलाती थी, इनपुट भी इसको कहते थे और इसको हम क्या कहते हैं, आउटपुट भी कहते हैं। ओके होगा, तो ये बात भी आपको जो है वो क्लियर हो गई। इसके बाद अब ये चीजें आपको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो मेरे स्टूडेंट है उनको एक एक बात का पता हो, ठीक है। अब ये भी ना भी कर दो तो पहले एक्सरसाइज हो जानी थी, लेकिन कॉन्सेप्ट को लेकर आपने चलना है, ठीक है, रट्टा नहीं मारना। ओके हो गया। इसके बाद इफ फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अब यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि हमारे पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का हमारे पास एक फंक्शन है। We usually call the independent variable x and y। हम डेफिनेटली आमतौर पर x and y ही लेते हैं। इंडिपेंडेंट हमने ये क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का एक टू वेरिएबल फंक्शन है। तो क्या कहलाएगा, द डिपेंडेंट वेरिएबल z, यानी कि ये जो फंक्शन है f ऑफ x पर जो डिपेंड कर रहा है इसको हम z से डिनोट कर लेते हैं। We picture the domain of f as a region in xy plane। तो क्या कहलाएगा, अब यहाँ पर देखिए, जो इसकी हमारे पास ये xy प्लेन है, जो इसकी डोमेन होगी यानी कि x और y, उसको हम क्या कहेंगे,
इस एक्स वाई प्लेन पर क्या करेंगे, पिक्चराइज करके दिखाएंगे। इफ एफ इज अ फंक्शन ऑफ थ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल वी कॉल द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एंड वाई जी, उसको हम यानी कि इस तरह लिखेंगे एक्स वाई और जी, ठीक है, ये फंक्शन होगा। एंड डिपेंडेंट वेरिएबल डब्ल्यू, इसको हम क्या कहेंगे, एफ ऑफ एक्स वाई जी पर डिपेंड कर रहा है तो इसको हम क्या कह लेंगे, डब्ल्यू, ठीक है। वी पिक्चर द डोमेन और द रीजन इन स्पेस, तो वो क्या कहलाएगा, स्पेस में उसको शो करवाएंगे उसकी डोमेन को, तो ये स्पेस है। ओके हो गया। इसके बाद अब जो है वो नेक्स्ट चलते हैं, आपको दिखाते हैं इस तरह। अब यहाँ पर देखें, ये क्या हमारे पास टू वेरिएबल फंक्शन है। ये डोमेन हमने कहाँ पर शो करवाई हुई है, एक्स वाई प्लेन पर, ठीक है। और इसकी पिक्चराइज हमने क्या की, एक्स वाई प्लेन पर जो है वो हमने शो करवाई हुई है। और इसकी जो वैल्यू मिलेगी फंक्शन की, वो हम क्या करेंगे, जी, यानी कि हमने क्या करवाया था, वहां पर हमने उसको जी का नाम दिया था, यानी कि इस तरह किया था ना, जी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड वाई। तो ये क्या है, जो एक्स और वाई है इसको हमने पिक्चराइज किया एक्स वाई प्लेन पे, और जो इसकी जो वैल्यू थी, जी था हमारे पास, वो क्या किया हमने, उसको जी प्लेन पर ही पिक्चराइज कर दिया है। इसके बाद बहुत सी सिंपल चीजें हैं, आपने इसको देख लेना। तो ये हमारे पास वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये वॉल्यूम का फार्मूला आपको जो है वो थोड़ा सा आप खुद इसको पढ़ लीजिएगा, ये बहुत ही अच्छी चीजें हैं। इसके बाद डोमेन और रेंज के बारे में आपको बता चुका हूँ। डोमेन जो होती है हमारे पास इनपुट्स होती हैं, रेंज उनसे आउटपुट जो मिलती है हमारे पास, वो आउटपुट कहलाती है। अब पहले चैप्टर में जब आपने थॉमस फिनी का पहला चैप्टर पढ़ा था, उसमें भी हमने डोमेन और रेंज को डीपली जो है वो आपने स्टडी किया था। वो अगर आपने वो लेक्चर नहीं लिए हुए तो पहले सिंगल वेरिएबल के लिए डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट होना बहुत इंतहाई जरूरी है, ठीक है। मैं उस तरह एक्सप्लेन नहीं करूंगा यहाँ पर, क्योंकि मैं पहले उसको सिंगल वेरिएबल में कर चुका हूँ, कैसे डोमेन लेनी है, कैसे रेंज लेनी है, हर फंक्शन, अंडर रूट वाले, फ्रैक्शनल वाले, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक, हर तरह के फंक्शंस की मैं आपको डोमेन लेना और रेंज निकालना आपको सिखा चुका हूँ। तो यहाँ पर मैं इतना एक्सप्लेन नहीं करने वाला, आपने वो वीडियोस देखनी है और वहां से कॉन्सेप्ट को गेन करना है। अब यहाँ पर हमारे पास टू वेरिएबल का फंक्शन है जिसको हमने जी का नाम दिया है। क्या है हमारे पास, अंडर रूट वाई माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैंने आपको सिंगल वेरिएबल में क्या बताया था कि अंडर रूट के में अब हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स है, तो अंडर रूट में कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए। यानी कि रेंज डोमेन देते वक्त, यानी कि अब हमें कहता है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स है, इसकी डोमेन भी निकालें, रेंज भी निकालें। तो आपने डोमेन यानी कि आपने क्या करना होता था, पहले एक रियल लाइन बनानी होती थी, ये जीरो है, ये प्लस इन्फिनिटी है, ये माइनस इन्फिनिटी है। आपने पहले क्या करना होता था कि अंडर रूट में पहले क्या करना होता था, जीरो से लेकर इधर तक ये नंबर्स पुट करने होते थे, ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, ठीक है। तो उसमें आपने क्या करना, जीरो से इधर एलिमेंट्स है आपने पुट करते जाना इतना, यानी कि पुट करते जाना, यानी कि कोई नेगेटिव नंबर आपका अंडर रूट में नहीं आना चाहिए डोमेन देते वक्त, ठीक है। इसी तरह आपने इधर जाना। अब जब इधर जाएंगे तो जब हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव नंबर आ जाएगा, एक्स प्लस टू है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम नेगेटिव थ्री डालें, यहाँ पर नेगेटिव थ्री डालें तो हमारे पास नेगेटिव वन आ जाएगा, तो नेगेटिव नंबर आ गया। इसका मतलब अंडर रूट में कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आने चाहिए डोमेन चेक करते वक्त, ठीक है। तो अब यहां पर भी आप देख सकते हैं हमारे पास टू वेरिएबल फंक्शन हमारे पास है, तो इसके हमने डोमेन फाइंड करना। तो यहाँ पर क्या है कि y माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, नेगेटिव नंबर कब नहीं आएगा, यहाँ पर अंडर रूट के अंदर कब नहीं आएगा, डेफिनेटली जब y जो होगा वो बड़ा होगा एक्स स्क्वायर से। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 5 है, माइनस क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर हमारे पास है 4, ये क्या आ जाएगा 1। तो डेफिनेटली
तभी नॉन नेगेटिव जो होगा ये वाली रकमें तभी नेगेटिव नॉन नेगेटिव हो सकती हैं जब y जो हो वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या हो एक्स स्क्वायर। इक्वल होगा तो डेफिनेटली वो जीरो हो जाएगा, तो जीरो का अंडर रूट जीरो, तो वो एक फाइनाइट वैल्यू हमें मिल गई, यानी कि रेंज उसकी मिल गई। तो इसका मतलब y जो हो वो बड़ा हो एक्स स्क्वायर से, y बड़ा हो एक्स स्क्वायर से, तो इसकी रेंज जो हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी, जीरो से लेकर माइनस इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, यानी कि जब होगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर यानी कि बराबर होगा तो हमें जीरो मिलेगा। अब y ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर है, यानी कि y जो है वो बड़ा है एक्स स्क्वायर से, जब बराबर हो रहा है तो हमें जीरो मिलेगा। अब जब y को बढ़ाएंगे यानी कि जीरो से इस तरफ लाएंगे तो हमें जो है वो प्लस इंफिनिटी की तरफ वैल्यूज जाती हुई दिखाई देंगी जो हमें रेंज कराएगी, तो ये हमारे पास इसकी रेंज आ गई। इसी तरह हमारे पास दूसरा फंक्शन है हमारे पास z इज इक्वल टू 1 ओवर x एंड y, तो मैंने आपको सिंगल वेरिएबल में बताया था जब हमारे पास फंक्शन जो है फ्रैक्शन में आए तो बटे में कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए, जीरो नहीं आना चाहिए। यहाँ पर अगर हम देखें x जीरो हो जाए तब भी बटे में जीरो हो रहा है, y जीरो हो जाए तब भी बटे में जीरो हो रहा है। इसका मतलब क्या हो, x और y कभी भी जीरो नहीं होने चाहिए। अगर जीरो नहीं है, ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 है, यानी कि अब यहाँ पर मैं आपको चलो सिखा देता हूँ आपको इसकी डोमेन कैसे निकाली हमने। ये जीरो है, ये प्लस इन्फिनिटी है, ये नेगेटिव इन्फिनिटी है। अब यहाँ पर जीरो से इधर भी पुट करके देख लें, हमें एक फाइनाइट वैल्यू मिलेगी। जीरो से इधर भी नेगेटिव नंबर भी पुट करके देख लें, फाइनाइट वैल्यू मिलेगी। सिवाय जीरो के जीरो पुट यहाँ पर नहीं कर सकते, न एक्स को न वाई को। इसका मतलब क्या हुआ, डोमेन जो हमें मिलेगी वो एक्स और वाई कभी भी जीरो नहीं होने चाहिए, यानी कि जो रियल लाइन है इस डोमेन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, उसमें से हमने एक एलिमेंट जीरो को रिमूव कर दिया तो ये इसकी क्या मिलेगी, डोमेन। अब रेंज में क्या मिलेगा भाई, रेंज में हमें मिलेगा, अगर हम यहाँ पर देखें, जब हम जीरो से इधर नेगेटिव नंबर पुट करेंगे, यहाँ पर नेगेटिव नंबर पुट करेंगे, एक्स नेगेटिव कर लिया वाई पॉजिटिव कर लिया, तो नेगेटिव नंबर मिलते जा रहे हैं, वो माइनस इन्फिनिटी तक भी जा सकते हैं। इसी तरह जब हम जीरो से इधर पॉजिटिव नंबर सेंड करें तो वो पॉजिटिव इन्फिनिटी तक भी जा सकते हैं। तो इसका मतलब जीरो कभी नहीं आएगा, यानी कि अगर जीरो कभी भी नहीं आएगा, यानी कि यहाँ पर जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर डालेंगे तो ये या तो नेगेटिव नंबर आएगा या पॉजिटिव नंबर आएगा, जीरो कभी नहीं आएगा। अब जीरो नहीं आ रहा तो इसका मतलब हम रेंज में से भी क्या निकालेंगे, क्या निकाल देंगे, डेफिनेटली जीरो को आउट कर देंगे, यानी कि इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, रियल नंबर में से हमने जीरो को उड़ा दिया तो ये हमारी क्या बन जाएगी, रेंज बन जाएगी। और डोमेन का उसने क्या किया, उसने डायरेक्टली उसको लिख दिया। आप इस डोमेन को इस तरह भी कह सकते हैं कि x और y डज नॉट इक्वल टू जीरो, x और y कभी भी जीरो नहीं होने चाहिए। सॉरी, वो मैंने पहले इस तरह लिखा, आप उसको डोमेन को इस तरह नहीं लिख सकते क्योंकि x और y यानी कि दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की बात हो रही है, ठीक है। तो इसको आपने सेपरेटली इस तरह लिख सकते हैं डोमेन, या इस तरह लिख सकते हैं। इसके बाद साइन ऑफ x एंड y, तो इसका जो डोमेन होगा वो इंटायर प्लेन होगा। आप x और y जो भी पुट कर लें उसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू मिलेगी। अब एक और बात भी आपको बताना चाहूंगा, हमारे पास x y प्लेन है। अब यहाँ पर जो होती है ना, हमारे पास ये साइन है, तो हमें जो रेंज मिलती है ना, इसकी जो वैल्यू मिलती है वो -1 से +1 मिलती है। आप साइन में जो कुछ भी पुट कर लें, आपको कभी भी -1 यानी कि जो इंटरवल है ना, -1 से +1 तक, इसके अंदर ही इसकी वैल्यू मिलेगी। आप यहाँ पर x और y जो चीज जो मर्जी पुट कर लें, ठीक है, इन्फिनिटी अनडिफाइंड को छोड़ के आप जो मर्जी इंटायर प्लेन में से कोई मर्जी नंबर रियल नंबर पुट कर लें, आपको क्या मिलेगा, -1 से 1 के दरमियान या -1 या 1 के अंदर ही नंबर्स मिलेंगे।
तो इसका मतलब हमारे पास रेंज जो होगी वो -1 से पॉजिटिव 1। इसके इसी तरीके से आपने इन फंक्शंस की जो डोमेन और रेंज देख लेनी है। इसके बाद ये जो इंटायर स्पेस होगा इसमें 0 से प्लस इनफिनिटी तो डेफिनेटली। अब यहाँ पर मैं एक और बात बताता चलूं, जो भी अंडर रूट वाले फंक्शन होंगे उनकी जो डोमेन और रेंज होगी ना वो 0 से प्लस इनफिनिटी, दैट इज द रूल। ठीक हो गया। तो आपने ये याद रखना है कि हमारे पास 0 से प्लस इनफिनिटी तक उसकी रेंज होगी। इसके बाद जो भी फ्रैक्शन वाले नंबर्स होंगे, जो भी फ्रैक्शन वाले फंक्शंस होंगे, उनकी जो रेंज होगी वो क्या होगी, उसमें 0 शामिल नहीं होगी, क्योंकि 0 कभी नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पर आप 0 के अलावा जो भी पुट कर ले x y z कभी भी 0 नहीं हो सकते। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें जो है वो क्या हुआ, x y z जो है वो कभी भी जो है वो तीनों 0 नहीं हो सकते। एक 0 हो सकता है, y 0 हो सकता है, z 0, लेकिन कभी भी एट अ टाइम x y z कभी भी 0 नहीं हो सकते। जब 0 नहीं होंगे तो डेफिनेटली ये 1 के बटे में है, तो कभी भी 0 नहीं फंक्शन ये बन सकता। ठीक है, हो गया ना। तो इसलिए जो रेंज होगी वो 0 को छोड़कर प्लस इन्फिनिटी की तरफ मूव करेगी। अब प्लस इन्फिनिटी की तरफ मूव, और नेगेटिव भी तो हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम नेगेटिव नंबर भी पुट कर लें भाई तो उसका स्क्वायर हो रहा है, यानी कि पॉजिटिव टर्म की तरफ जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, डेफिनेटली हमें 0 से प्लस इन्फिनिटी के दरमियान ही इसकी रेंज मिलेगी। इसी लिहाज से आपने ये भी वेरी सिंपल है, आप यहाँ पर लॉग को इस्तेमाल करके आप देख सकते हैं। तो ये था हमारे पास हमारा पहला थ्योरी का पहला पार्ट था, जो कि हमने इंतहाई जो है वो मैंने कोशिश की है आपको फुल कंसेप्ट के साथ इसका जो इसका ओवरव्यू आपको दे सकूं। ठीक है, इसके लिहाज से ये जो पिक बनी हुई है बड़ी मजे की है। ठीक है, इनके बारे में हम मैथमेटिकल को यूज करके इनके बारे में हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे कि ये किस तरह बनती है। ये ऐसे कोई पिक्चर नहीं ली जाती या बनाई जाती, क्योंकि इनके पीछे जो है डबल वेरिएबल का काम होता है। डबल वेरिएबल को यूज करके इंशाल्लाह ताला हम लेक्चर में ही मैथमेटिका पर डबल वेरिएबल को यूज करके हम मुख्तलिफ ग्राफ्स को देखेंगे। ठीक है, और ये जो चैप्टर है आपका आइंदा कोर्सेज में, जब अगर आप BS मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो आइंदा जो आपकी स्टडी होगी 8th सेमेस्टर तक, तो आपको ये जो है वो बहुत चीजें काम आएंगी। इसमें हम बहुत सी चीजें ऐसी डिस्कस करेंगे जो आपको जो है वो आपके 8th सेमेस्टर तक काम आएंगी। और इस चैप्टर को आपने डिटेल से पढ़ना है, और इंशाल्लाह हम जो है वो इसको डिटेल से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। दुआ में याद रखिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह।